नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से लेकर के जो 2022 तक का है उसका मैं स्पष्टीकरण करूंगी, वो भी बिल्कुल ट्रिकली। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। आप देखेंगे आपको सारे साहित्यकार, रचनाकार, लेखक जो भी हैं सभी लोग आपको स्पष्ट हो जाएंगे, वो भी सहजता और सरलता के साथ में। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, टिकली वीडियो पाने के लिए। आइए हम देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है। उसके बाद हम क्रम से एक एक रचनाओं को और रचनाकार को स्मरण करते चलेंगे और विधाओं को भी देख लेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखकों की विवरण, जो विवरणिका है वो देख लेते हैं क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये लेखकों की विवरणिका है उसको ध्यान देंगे हम। यह पुरस्कार साहित्यकारों को सन 1955 से प्रत्येक वर्ष संविधान की अनुसूची में परिगणित भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें ताम्रपत्र के साथ 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, नगद राशि दी जाती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ताम्रपत्र के साथ में 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो ये जो है, जो ये पुरस्कार है 1955 में से जो है प्रत्येक वर्ष जो है दी जाती है। और इसमें क्या है, तो जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हम आगे देखते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ क्रम वर्ष दिया है, यहाँ लेखक है, यहाँ रचनाकार है, यहाँ विधा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। पहला देखते हैं, तो 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी लिखते हैं, और उन्हें जो है उनकी ये रचना हिम तरंगिणी जो है ये काव्य है। हिम तरंगिणी क्या है, तो ये काव्य है। तो देखिए, माखन लाल जो है ना, वो हिम को तरंग दे करके, हिम को तरंग करके वो माखन खाते हैं। ठीक है, तो हिम को तरंग करते हैं, हिम में तरंग करते हैं। माखन लाल जो है हिम में तरंग करते हैं। क्या करते हैं? हिम में तरंग करते हैं। माखन लाल जो है, क्योंकि वो मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, कोमल कोमल है, इसलिए हिम में, हिम मतलब बर्फ में तरंग करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि बर्फ जो होता है उसमें जब हम मक्खन डालेंगे तो वो तैरेगा, तरंग करेगा, है ना, इधर उधर घूमेगा। तो जब बर्फ में मक्खन डालिए तो ऊपर सतह में आकर तरंग करता है। तो हिम तरंगिनी अर्थात कि माखन जो है हिम में जब हम डालते हैं, बर्फ में डालते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वो ऊपर आकर के तरंग करता है। तो हिम तरंगिनी काव्य किसका है? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी का। माखन लाल बहुत चतुर व्यक्ति हैं, इसलिए हिम में तरंग करते हैं, हिम में तैरते हैं, तरंगनी। हिम में तरंग कौन करता है? तो माखन लाल चतुर्वेदी। इनका जो समय है वो क्या है, तो 1955। तो पांच पांच बार वो हिम में तरंगनी, हिम में तरंगनी, हिम में तरंग करते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। उनका ये काव्य है, इस पर उन्हें सबसे पहले पुरस्कार मिला है माखन लाल चतुर्वेदी को। दूसरा देखते हैं हम, तो दूसरा है 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल के शरण में जब पद्मावती आती है तो उसे संजीवनी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? संजीवनी। वासुदेव जो है उनके शरण में जब पद्मावत जो है, संजीवनी पद्मावत आती है तो उसको क्या मिल जाती है? संजीवनी, है ना। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की 56 साल के ये हैं, और इन्हें जो है पद्मावत इनके शरण में आती है तो उन्हें संजीवनी दे देते हैं ये। तो पद्मावत संजीवनी व्याख्या कौन लिखता है? वासुदेव शरण अग्रवाल। पद्मावत संजीवनी व्याख्या कौन लिखता है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी व्याख्या करते हैं 1956 में। वासुदेव अग्रवाल पंजाब पद्मावत संजीवनी व्याख्या करते हैं 1956 में। 1957, 1957 में आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, ये देव है ना, तो नरेंद्र जब देव बनते हैं तो वो बौद्ध धर्म दर्शन को धारण कर लेते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जो हैं वो बौद्ध धर्म दर्शन को धारण करते हैं ना। तो आचार्य नरेंद्र देव जो हैं जब 57 साल के होते हैं, आचार्य नरेंद्र देव जब 57 साल के होते हैं तो वो बौद्ध धर्म दर्शन को धारण कर लेते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जो हैं वो जब
57 साल के होते हैं तो कौन क्या धारण करते हैं, तो बौद्ध धर्म दर्शन। और ये विधा क्या है, तो दर्शन विधा है, ध्यान रखिएगा। आचार्य नरेंद्र देव जब 57 साल के होते हैं तो बौद्ध धर्म दर्शन को धारण कर लेते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जब 57 साल के होते हैं तो वो बौद्ध धर्म दर्शन को धारण कर लेते हैं। 58 में किसको है, तो 58 में देखते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास, आपको पता है ना, ये घुमक्कड़ी व्यक्ति हैं, बहुत यात्रा करते हैं ना। तो राहुल जी अभी तो यात्रा पे के दौरे पर हैं। इन्हें राहुल जी को अपने देश का जो, आप ध्यान रखिएगा कि जो अभी हमारे देश में जो राहुल है ना, राहुल गांधी जी, उनको याद रखिए। तो राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन जी मध्य एशिया का इतिहास लिखते हैं। बोलते हैं मैं राहुल हूँ और संस्कृत मतलब संस्कृत भी जानता हूँ, क्योंकि इन्हें संस्कृत का प्रकांड विद्वान भी कहा जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन जी जब 58 साल के होते हैं तो कहते हैं मैं बहुत अब लोगों से ऊब गया हूँ, इसलिए अब मध्य एशिया का इतिहास लिखूंगा। तो मध्य एशिया का इतिहास कौन लिखता है, जो संस्कृत जानता है, तो राहुल सांकृत्यायन, तो संस्कृत जो जानता है वही मध्य एशिया का इतिहास लिखेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि राहुल मध्य एशिया का इतिहास लिखते हैं। राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास लिखते हैं 58 में। तो राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास लिखते हैं 58 में। राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास लिखते हैं 58 में। राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास लिखते हैं 58 में। राहुल सांकृत्यायन सांकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास लिखते हैं 58 में। ठीक है, आगे देखिए 59 में। तो 59 में आ गए हमारे रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है 59 में कहते हैं कि मैं रामधारी सिंह दिनकर हूँ। 59 में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि मैं संस्कृति के 4 अध्याय लिखूंगा, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने मध्य एशिया का इतिहास लिख दिया, तो अब मैं संस्कृति के 4 अध्याय लिखूंगा। जब राहुल सांकृत्यायन 57 में मध्य एशिया का इतिहास लिख देते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि देखो, राहुल सांकृत्यायन ने तो लिख दिया मध्य एशिया का इतिहास, अब मैं संस्कृति के 4 अध्याय लिखूंगा। क्योंकि वो तो राहुल सांकृत्यायन ने मध्य एशिया का इतिहास लिखा, तो अब मैं 59 साल के हो गए हैं ये, और रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अब मैं संस्कृति के 4 अध्याय लिखूंगा, उनसे बड़ा लिखूंगा। तो संस्कृति के 4 अध्याय लिखूंगा, ये भारतीय संस्कृति की विधा क्या है, भारतीय संस्कृति विधा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राहुल सांकृत्यायन ने मध्य एशिया का इतिहास लिखा, तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अब मैं संस्कृति के 4 अध्याय लिखूंगा। 59 साल के है ना, उनसे 1 साल बाद। तब उन्हीं के 1 साल बाद आते हैं हमारे पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी। कहते हैं देखो, राहुल सांकृत्यायन तो मध्य एशिया का इतिहास लिख करके प्रसिद्ध हो गए, दिनकर जी संस्कृति के 4 अध्याय लिखकर प्रसिद्ध हो गए 59 साल में, तो मैं तो 60 साल का हूँ, मैं कला और बूढ़ा चांद लिखूंगा। क्या लिखूंगा, कला और बूढ़ा चांद, क्योंकि मैं तो सुमित्रा का नंदन हूँ, इसीलिए मेरे अंदर कला भी है और बूढ़ा चांद भी दिखता है मुझे। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं मैं 60 साल का हूँ, इसीलिए मुझे कल मेरे अंदर कला भी है, मैं सुमित्रा का नंदन हूँ, इसीलिए मेरे अंदर कला भी है, और मैं बूढ़ा चांद भी देखता हूँ, तो इसलिए मैं बूढ़ा कला और बूढ़ा चांद लिखूंगा, वो भी मैं काव्य में लिखूंगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब राहुल सांकृत्यायन 57 में मध्य एशिया का इतिहास लिख लेते हैं तो दिनकर जी कहते हैं कि मैं 59 साल का हूँ, संस्कृति का 4 अध्याय लिखूंगा। तभी सुमित्रानंदन पंत आते हैं, वो कहते हैं ये देखो, ये दोनों लोग तो बहुत नाम कमा रहे हैं, अब मैं भी लिखूंगा, तो मैं कला और बूढ़ा चांद लिख करके अपने नाम को कमाऊंगा। और वो 60 साल में कला और बूढ़ा चांद लिखते हैं और उस पर साहित्य अकादमी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 60 में इनको मिला है ये पुरस्कार। अब 61 में तब तक ये इन लोगों को देखते देखते भगवती चरण वर्मा आते हैं। कहते हैं ये देखो, राहुल जी, रामधारी जी और सुमित्रा जी सब लोग तो पुरस्कार ले लिए, अब मैं भी लिखूंगा। जब सुमित्रानंदन पंत 60 में कला और बूढ़े चांद पे जा सकते हैं, तो मैं तो भूले बिसरे चित्र बना सकता हूँ। मैं 61 साल का भी हूँ, बहुत पुराना नहीं हूँ। तो भगवती चरण वर्मा 61 साल के हैं और वो कहते हैं कि मैं भूले बिसरे चित्र बनाऊंगा और ये मेरा उपन्यास होगा। जो भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि मैं भूले बिसरे चित्र बनाऊंगा, मैं भगवती के चरण में जाकर उनके भूले बिसरे चित्र को बना करके उनको प्रसन्न कर दूंगा, तब मुझको भी पुरस्कार मिल जाएगा।
है ना। तो भगवती चरण वर्मा 61 में कहते हैं कि मैं भगवती के चरण में जाऊंगा और उनका भूले बिसरे चित्र बनाऊंगा। तो उस चित्र को बनाऊंगा जो लोग भूल चुके हैं, तो मैं भूले बिसरे चित्र बनाऊंगा और उसका उसको उपन्यास में लिख दूंगा। जो भगवती चरण वर्मा है वो 61 साल में कहते हैं कि मैं भगवती के चरण में जाऊंगा और भूले बिसरे चित्र बनाऊंगा और उसको उपन्यास में लिख दूंगा। ये ध्यान रखिएगा, 61 साल के हमारे भगवती चरण वर्मा जी हैं, वो जाकर भगवती की शरण में भूले बिसरे चित्र बनाते हैं और उसको कहते हैं मैं उपन्यास, विधा क्या है, उपन्यास है। 62 में 1962 में कोई पुरस्कार वितरण नहीं हुआ। ये ध्यान रखिएगा, 1962 में कोई पुरस्कार वितरण नहीं हुआ। 61 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर पुरस्कार मिला है। 62 में कोई पुरस्कार वितरण नहीं हुआ। 63 में आते हैं अमृत राय। कहते हैं ये देखो, 61 में भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, मैं तो अभी 63 साल का हूँ। मैं 63 साल का हूँ और अमृत राय हूँ। मैं 63 साल का हूँ, अमृत राय हूँ। सब लोग तो, कोई जाकर के भगवती के चरण में भूले बिसरे चित्र बना रहा है, कोई कला और बूढ़ा चांद लिख रहा है, मैं प्रेमचंद कलम का सिपाही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अमृत राय जो है प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, है ना। तो कहते हैं कि सब लोग दूसरे दूसरे को ढूंढे, मैं तो अपने पिता को ही ढूंढ के साहित्य अकादमी पुरस्कार पाऊंगा। तो अमृत राय जो है अपने पिता की जीवनी लिखते हैं, प्रेमचंद कलम का सिपाही। तो प्रेमचंद कलम का सिपाही लिखते हैं वो 63 में। तो अमृत राय कहते हैं कि 61 में भगवती को पुरस्कार मिल गया, अब मैं तो 63 में पुरस्कार लेके ही मानूंगा। तो 1963 में अमृत राय जो है वो प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी लिखते हैं। तो 63 में अमृत राय प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी लिखते हैं। 1963 में अमृत राय प्रेमचंद कलम का सिपाही नामक जीवनी पर पुरस्कार प्राप्त प्राप्त करते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। अब 64 में आते हैं, तो 64 में आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय। कहते हैं कि बहुत सब लोग पुरस्कार पा रहे हैं। 63 में अमृत को मिल गया, 61 में भगवती को मिल गया, 60 में सुमित्रा को मिल गया, 59 में सुमित्रा से पहले कौन आता है तो दिनकर को मिल गया। मैं तो अभी 64 साल का हूँ और मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय हूँ। मैं 64 साल का हूँ और मैं, मेरे नाम भी देखो 4 हैं। क्या है? सच्चिदानंद 1, हीरानंद 2, वात्स्यायन 3 और अज्ञेय 4। तो मेरे नाम में भी 4 4 के शब्द हैं, तो मेरा जो नाम है वो 64 अर्थात कि 64। तो 64 में ये अज्ञेय कहते हैं कि मैं तो आंगन के पार द्वार जाऊंगा। कहते मैं तो आंगन के पार द्वार चला जाऊंगा। आंगन के पार द्वार जाऊंगा 64 साल में, क्योंकि मैं बहुत, अब तो धीरे धीरे मैं 64 साल का हो गया हूँ, तो आंगन के पार द्वार बनाऊंगा, आंगन के पार द्वार बनाऊंगा, ठीक है। आंगन के पार द्वार काव्य लिखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय 64 में, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय जो है वो 64 में आंगन के पार द्वार लिखते हैं और कहते हैं मैं ये काव्य लिखकर साहित्य अकादमी प्राप्त कर लूंगा पुरस्कार जो है ना। तब तक 65 में देखते देखते नगेंद्र आते हैं। 1965 में देखते देखते कि देखो हे देखो सब लोग तो पुरस्कार पा रहे हैं। तो नागेंद्र जी कहते हैं कि अज्ञेय को भी पुरस्कार 64 में मिल गया, अमृत राय भी 63 में ले लिए, भगवती भी 61 में ले लिए, मैं तो अभी 65 का ही हूँ। मैं नगेंद्र हूँ, डॉक्टर नगेंद्र। मैं 65 का नगेंद्र हूँ, इसलिए मैं रस सिद्धांत की विवेचना करूंगा। तो रस सिद्धांत की विवेचना कौन करता है? तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, करते हैं। 65 साल के नगेंद्र जो है रस सिद्धांत की विवेचना करके साहित्य अकादमी ले जाते हैं। तो नगेंद्र जो है वो कहते हैं जब 64 में अज्ञेय को मिल गया आंगन के पार द्वार पे, तब तो मैं रस सिद्धांत पे ले ही लूंगा। तो नगेंद्र जी जो है रस सिद्धांत की विवेचना नामक पुस्तक लिखते हैं और उस पर उन्हें 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत विवेचना नामक पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत विवेचना नामक पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 1966, आगे हम देखते हैं 1966। आगे है 1966। 1966 में जब नगेंद्र 65 में पुरस्कार ले लेते हैं, तभी उनके बाद जैनेन्द्र आते हैं।
जैनेन्द्र कहते हैं कि ये देखो, नगेंद्र जो है वो रस सिद्धांत लिख करके जो पुरस्कार पा सकते हैं, तो मैं तो मुक्ति बोध लिखूंगा, है ना। जैनेन्द्र कहते हैं मैं मुक्ति बोध नामक उपन्यास लिख करके और जल्दी से मैं भी साहित्य अकादमी पुरस्कार ले लूंगा। तो 66 साल के जैनेन्द्र हैं, 65 के नगेंद्र है, तो 66 के जैनेन्द्र हैं। तो जैनेन्द्र आते हैं, जैनेन्द्र कहते हैं कि मैं 66 में मुक्ति बोध उपन्यास लिख करके वो साहित्य अकादमी प्राप्त कर लूंगा। तो 66 में जो है जैनेन्द्र आते हैं, जो दौड़े दौड़े जैनेन्द्र आते हैं और कहते हैं कि मैं तो मुक्ति बोध लिखूंगा, और मुक्ति बोध नामक उपन्यास लिख करके वो भी पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं। तभी 67 में अमृतलाल नागर जो है नगर में घूम रहे थे। 1967 में जो अमृतलाल नागर है वो नगर नगर घूम रहे थे, तो कहते हैं कि ये देखो, जैनेन्द्र मुक्ति बोध लिख करके साहित्य अकादमी प्राप्त कर लिए, मैं भी 67 साल का हूँ, मैं नगर नगर घूम रहा हूँ, मैं अमृतलाल नागर हूँ, मैं नगर नगर घूम रहा हूँ 67 साल का होके, तो मैं अमृत और विष पर लिखूंगा, मैं अमृत और विष नामक उपन्यास लिखूंगा। तो मैं अमृत और विष नामक उपन्यास लिखूंगा क्योंकि मैं अमृत हूँ, मेरा नाम ही अमृत है, तो मेरा नाम अमृत है, इसलिए मैं अमृत और विष नामक उपन्यास लिखूंगा 67 में, क्योंकि मेरी विशिष्टता रहेगी तभी मुझे पुरस्कार मिलेगा ना। तो अमृत और विष नामक जो है उपन्यास लिख करके अमृतलाल नागर जो है वो 67 साल में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो जो अमृतलाल नागर हैं वो 1967 में अमृत और विष नामक उपन्यास लिख करके साहित्य अकादमी प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमृत नाम है ना, अमृत नाम है और अमृत यहाँ नाम है, तो अमृतलाल नागर का अमृत और विष। समय क्या है, तो 1967। अब ध्यान रखिएगा, जैनेन्द्र आए, जैनेन्द्र के बाद जब जैनेन्द्र को इन्होंने देखा कि मुक्ति बोध पर पुरस्कार मिल गया 66 में, तो अमृतलाल नागर को लगा कि देखो जैनेन्द्र भी पुरस्कार पा लिए, अब मैं जैनेन्द्र से 1 साल न बड़ा हूँ, अर्थात कि मैं तो 67 का हूँ, 67 साल का हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मैं भी अमृत और विष लिख करके ले लूंगा पुरस्कार। तो अमृतलाल नागर जो है अमृत और विष लिखते हैं उपन्यास और वो पुरस्कार को प्राप्त कर लेते हैं 1967 में। उसके बाद 68 में जो है इन लोगों को देखते देखते बच्चन जी आते हैं, तो बच्चन जी कहते हैं ये देखो, ये लोग तो उपन्यास विवेचना काव्य जीवनी लिख लिख करके उपन्यास जो है पुरस्कार पा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी हरिवंश राय बच्चन हूँ, मैं भी 68 साल का हरिवंश राय बच्चन हूँ। कितने साल का, मैं भी 68 साल का हरिवंश राय बच्चन हूँ, मैं दो चट्टाने लिखूंगा, दो चट्टाने नामक काव्य लिख करके साहित्य अकादमी ले लूंगा। तो हरिवंश राय बच्चन जो है दो चट्टाने काव्य लिखते हैं 1968 में। 67 में जब अमृतलाल नागर अमृत और विष पर ले लेते हैं, तो 1968 में हरिवंश राय बच्चन जो है वो कहते हैं मैं 68 साल का हूँ। बच्चन जो है बच्चन से 68, बच्चन से 68 याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन जो है दो चट्टाने नामक काव्य लिखते हैं और उस पर वो साहित्य अकादमी पुरस्कार ले लेते हैं, है ना। हरिवंश, मैं कहते कहते मैं तो हरि के वंश का हूँ, मैं तो हरि के वंश का हूँ, इसलिए दो चट्टाने लिखूंगा, 68 साल का हूँ मैं हरिवंश, मैं हरिवंश 68 साल का हूँ, इसीलिए दो चट्टाने लिखूंगा और दो चट्टाने नामक काव्य लिख करके साहित्य अकादमी मैं भी लूंगा, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1968 में हरिवंश राय बच्चन जो है दो चट्टाने नामक काव्य पर प्राप्त करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि 1968 में हरिवंश राय बच्चन दो चट्टाने नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। देखते देखते 69 में, देखते देखते 69 में आ जाते हैं श्रीलाल शुक्ल, शुक्ला जी जो है श्रीलाल शुक्ल, ये लाल हो जाते हैं क्योंकि कहते हैं देखो 68 में हरिवंश लेके चले गए पुरस्कार, मैं तो 69 साल का हो गया हूँ, 69 साल का मैं श्रीलाल शुक्ल हूँ, ये लाल हो जाते हैं देखते देखते, 69 साल में ये लाल हो जाते हैं, लाल जो है 69 साल में लाल हो जाते हैं और कहते हैं मैं राग दरबारी लिखूंगा, मैं राग दरबारी नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तो जो राग दरबारी नामक उपन्यास है ये श्रीलाल शुक्ल जी का है, और श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि जब 68 में
बच्चन प्राप्त कर सकते हैं तो 69 में मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। तो 69 में जो श्रीलाल जी हैं वो लाल हो जाते हैं, क्योंकि 69 साल के हो गए, अभी तक उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। इसीलिए 69 में गुस्सा हो गए, लाल हो गए श्रीलाल। और वो राग दरबारी उपन्यास लिख करके जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो श्रीलाल शुक्ल जो है 69 में राग दरबारी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम आते हैं रामविलास शर्मा, 70, है ना। ये रामविलास शर्मा कहते हैं कि मैं तो रामविलास शर्मा हूँ और मैं 70 साल का हो गया हूँ। मैं रामविलास शर्मा हूँ, मैं 70 साल का हो गया हूँ, इसीलिए अभी तक तो मुझको पुरस्कार नहीं मिला। श्री लाल शुक्ल को मिल गया, हरिवंश राय बच्चन को मिल गया, अमृतलाल नागर को मिल गया, मुझको नहीं मिला। मैं भी 70 साल का हूँ, मैं भी लूंगा पुरस्कार। तो रामविलास शर्मा जो है, रामविलास शर्मा कहते हैं कि मैं निराला की साहित्य साधना लिखूंगा। निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी लिख करके रामविलास शर्मा जो है 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। तो रामविलास शर्मा 1970 में निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी लिख करके क्या प्राप्त करते हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं, क्योंकि निराला जो है वो रामविलास शर्मा के सबसे प्रिय कवि थे, है ना। निराला पे बहुत सारी समीक्षा जो है रामविलास शर्मा जी ने की है। तो रामविलास शर्मा जो है वो 1970 में निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी लिख करके साहित्य अकादमी प्राप्त करते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 1970 में रामविलास शर्मा जो है वो निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। जब वो कहते हैं जब श्रीलाल 69 साल में राग दरबारी पर प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं तो 70 साल का हूँ, मुझे तो और जल्दी मिलना चाहिए। तो निराला की साहित्य साधना लिख करके रामविलास शर्मा जी निराला की साहित्य साधना लिखते हैं और वो उनकी जीवनी है, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। तभी नामवर सिंह आते हैं, वो भी दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं कि मैं तो नामवर हूँ, मेरा नाम इतना हो रहा है और मुझे अभी तक पुरस्कार नहीं मिला, मैं तो 71 साल का हूँ। नामवर जी कहते हैं मैं 71 साल का हूँ, अभी तक मुझको पुरस्कार नहीं मिला, मैं भी लूंगा पुरस्कार। तो नामवर सिंह भी 1971 में आते हैं और बोलते हैं मैं कविता के नए प्रतिमान बनाऊंगा। तो कविता के नए प्रतिमान बनाते हैं और साहित्य का आलोचना करके पुरस्कार ले जाते हैं। नामवर सिंह आते हैं, 71 साल के नामवर सिंह आते हैं, कहते हैं कि ये देखो रामविलास को 70 में मिल गया, मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं भी 71 साल का नामी आदमी हूँ, नामवर सिंह हूँ, इसीलिए मैं कविता के नए प्रतिमान बनाऊंगा और साहित्य आलोचना करके साहित्य अकादमी पुरस्कार ले जाऊंगा। 1971 में नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान नामक साहित्यिक आलोचना नामक पुस्तक लिखा, उस पर उन्हें पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 71 साल के नामवर सिंह जो है कहते हैं कि मैं भी कविता के नए प्रतिमान बना करके साहित्य अकादमी प्राप्त करूंगा। 71 साल के जो नामवर सिंह है वो कहते हैं कि रामविलास जब 70 में पा सकते तो मैं क्यों 71 में नहीं पा सकता। तो 1971 में नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान लिख करके साहित्य आलोचना जो है विधा, उस पर उन्होंने साहित्य अकादमी प्राप्त किया। आगे आते हैं 72 में। 72 में भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, कहते हैं मैं तो भवानी का प्रसाद खा के आ रहा हूँ 72 में। मैं भवानी का प्रसाद खा के आ रहा हूँ 72 में, नामवर तो नाम कमाए 71 में, मैं भवानी का प्रसाद खा के 72 में आ रहा हूँ। नामवर नाम कमाए 71 में, तो मैं भवानी का प्रसाद खा के आ रहा हूँ 72 में। और मैं बुनी हुई रस्सी लिखूंगा काव्य, मैं बुनी हुई रस्सी लिखूंगा काव्य। नामवर ने नाम कमाया 71 में, तो भवानी ने प्रसाद खाया 72 में। और भवानी क्या लिखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं बुनी हुई रस्सी काव्य लिखकर कहते हैं मैं अब इस पर साहित्य अकादमी प्राप्त करूंगा। तो 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। जो 72 में भवानी जो है प्रसाद खा के आते हैं, कहते हैं कि नामवर ने 71 में नाम कमाया, तो मैं 72 में क्या करूंगा, प्रसाद खा के आया हूँ भगवान का, भवानी का प्रसाद खा के आया हूँ मैं, तो मैं बुनी हुई रस्सी लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तभी 73 में हजारी प्रसाद अपने हजारों नेत्रों से देख रहे थे। 73 के हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए थे, वो अपने हजार हजार नेत्रों से देख रहे थे। ये देखो
71 में नाम कमा लिया नामवर ने, 72 में भवानी प्रसाद खा लिया। मैं तो 73 का हजारी प्रसाद हूँ। मैं तो 73 का हजारी प्रसाद हूँ। मैं आलोक पर्व मनाऊंगा। मैं आलोक पर्व मनाऊंगा। मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी 73 साल का हूँ, इसीलिए मैं आलोक पर्व मनाऊंगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में उनके आलोक पर्व निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जब देखते हैं कि ये देखो, 71 में नाम और नाम कमा लिया, 72 में भवानी ने प्रसाद खा लिया, तो मैं 73 का हूँ हजारी, हजार हजार नेत्रों से देखने वाला। मैं आलोक पर्व बनाऊंगा और निबंध आलोक पर्व निबंध लिखूंगा और उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तो 73 के हजारी होते हैं, हजारी 73 के होते हैं, ठीक है। हजारी जो है वो 73 के हैं और वो आलोक पर्व मनाते हैं, अर्थात आलोक पर्व नामक निबंध पर वो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। तभी जो है वो तभी उनको हजारी को देखते हैं जब 73 में कि अरे पुरस्कार मिल गया, तब तक दौड़े दौड़े आते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन आते हैं 74 में, कहते हैं "ये देखो, हजारी हजार हजार बार जो है आलोक पर्व मना करके 73 में पुरस्कार प्राप्त कर लिए, तो मैं तो शिवमंगल सिंह सुमन हूँ। मैं शिव का मंगल हूँ, मैं तो मंगल मना के आ रहा हूँ। हजारी हजार नेत्रों से जब देख रहे हैं 73 में, तो मैं तो 74 साल का हूँ। मैं शिव मंगल हूँ, मैं 74 साल का हूँ। मैं शिव मंगल हूँ, मैं 74 साल का हूँ। इसीलिए मिट्टी की बारात ले जाऊंगा। मैं मिट्टी की बारात नामक काव्य लिखूंगा। जो शिव मंगल सिंह सुमन है वो कहते हैं कि मैं शिव मंगल हूँ, मैं शिव हूँ, मैं कल्याणकारी मंगल करने वाला हूँ। 74 साल का मैं शिव मंगल हूँ, 74 साल का मैं शिव मंगल सिंह सुमन हूँ। इसीलिए मैं मिट्टी का बारात बनाऊंगा और मिट्टी की बारात का काव्य लिखूंगा। मिट्टी की बारात पर मैं काव्य लिखूंगा, मिट्टी की बारात पर मैं काव्य लिखूंगा। 1974 में शिव मंगल सिंह कहते हैं कि मैं मिट्टी की बारात नामक काव्य लिखूंगा 1974 में, और उसी पर मैं साहित्य अकादमी प्राप्त करके सबको दिखाऊंगा। हजारी आए, हजारों आलोक पर्व फैला करके 73 में पुरस्कार ले गए। मैं 74 में शिव मंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात नामक काव्य लिख करके ले जाऊंगा, सब देखते रह जाएंगे। तब तक 75 में जो है, जो भीष्म जी हैं, भीष्म जी कहते हैं मैं 75 साल का हो गया, अभी तक मैं सहन कर रहा हूँ। ये देखो, मैं 75 साल का हो गया, मैं सहन कर रहा हूँ। अभी तक मैंने पुरस्कार नहीं लिया। मैं 75 साल का भीष्म साहनी हूँ, सहन कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं भी तमस लिखकर, तमस नामक उपन्यास लिख करके मैं भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर लूंगा। तो 75 के भीष्म साहनी कहते हैं कि मैं भीष्म साहनी 75 साल का, मैंने विवाह अभी तक नहीं किया है, मैं भीष्म हूँ। तो मैं भीष्म पितामह हूँ 75 साल का। मैं भी तमस लिख करके, तमस नामक उपन्यास लिख करके 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ले जाऊंगा। तो 1975 में भीष्म साहनी को तमस नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 75 साल के भीष्म साहनी जो हैं वो कहते हैं कि मैं भीष्म हूँ, इसीलिए सहन कर रहा था 75 साल तक, अब नहीं सहन करूंगा। मैं भी 75 में ही तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी लेकर के ही जाऊंगा। तभी 76 में यशपाल जो देखते देखते कहते अरे, मैं तो यश को पा लिया। मैं 76 साल में यश को पा लिया, लेकिन अभी तक साहित्य अकादमी मुझको नहीं मिला क्या? जब 76 साल के यशपाल होते हैं तो कहते हैं देखो, भीष्म 75 में सहन करते करते ले गए, मैं तो 76 का हूँ, मैं भी यश पा लिया हूँ। तो यश पा लिया हूँ, इसीलिए मैं मेरी तेरी उसकी बात करूंगा। मैं मेरी तेरी उसकी बात करूंगा, क्योंकि मैं तो यश पा लिया हूँ। मैं यश पा लिया हूँ 76 में। 76 में मैं यश पा लिया हूँ। यशपाल जो कहते हैं कि मैं 76 में यश पा लिया हूँ, इसलिए मेरी तेरी उसकी बात करूंगा। उपन्यास लिख करके मैं साहित्य अकादमी जरूर प्राप्त करूंगा। तो यशपाल जो है वो जब भीष्म साहनी को 75 में देखते हैं कि वो सहन करके ले गए, तो 76 में यशपाल यश को प्राप्त करके आ जाते हैं। 1976 में यशपाल यश को प्राप्त करते हुए आते हैं और बोलते हैं मैं मेरी तेरी उसकी बात नामक उपन्यास लिख करके साहित्य अकादमी लेकर के अवश्य जाऊंगा। तो 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को
1976 में साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। अभी जो है 77 में शमशेर आते हैं, कहते हैं देखो, यश यश को पा लिया 76 में। ने मेरी तेरी बात लिख करके जो है 76 में पुरस्कार ले लिया। मैं 77 का शमशेर बहादुर हूँ। जो यश पा लिया वो तो बहादुर नहीं था, मैं बहादुर हूँ। मैं 77 साल का होते हुए भी मैं बहादुर हूँ, शमशेर बहादुर हूँ। चुका भी हूँ मैं नहीं, मैं भी चुका नहीं हूँ। अगर यशपाल ने यश पा लिया तो मैं भी चुका नहीं हूँ। मैं शमशेर बहादुर हूँ 77 साल का। मैं शमशेर बहादुर हूँ 77 साल का। अगर यदि यशपाल ने 76 में मेरी तेरी उसकी बात लिखकर यश पा लिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार पा लिया, तो मैं भी 77 साल का शमशेर बहादुर सिंह हूँ। मैं भी चुका चुका भी हूँ मैं नहीं, चुका भी हूँ मैं नहीं, चुका भी हूँ मैं नहीं। शमशेर बहादुर आते हैं 77 में, कहते हैं 76 में जब यशपाल ने यश पा लिया तो मैं 77 में शमशेर बहादुर हूँ। चुका भी हूँ मैं नहीं, मैं भी चुका नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी चाहिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 77 में। तो शमशेर बहादुर अपनी बहादुरी दिखाते हैं 77 साल में, और चुका भी हूँ मैं नहीं काफी लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार ले जाते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं। तब तक 78 में जो है भारत भूषण अग्रवाल कहते हैं, मैं 78 साल का भारत का भूषण बन गया हूँ। मैं 78 साल का भारत का भूषण बन गया हूँ, इसलिए उतना वह सूरज है नामक काव्य लिखूंगा। मैं 78 साल का भारत भूषण हूँ। मैं 78 साल का भारत भूषण हूँ। जब 77 में शमशेर अपनी बहादुरी दिखा सकता है, तो मैं तो 78 में अपने भारत के भूषण को दिखा सकता हूँ, है ना। मैं 78 में अपने भारत के भूषण को दिखा सकता हूँ, और मैं उतना वह सूरज है नामक काव्य लिखूंगा। उतना वह सूरज है नामक काव्य लिखूंगा। 78 में 1978 में भारत भूषण अग्रवाल कहते हैं कि जब शमशेर अपनी बहादुरी 77 में दिखा के चुका भी हूं मैं नहीं, पर अगर पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं तो 78 साल का हूँ, 1978 साल का हूँ भारत भूषण, मैं भारत का भूषण हूँ 78 का। मैं उतना वह सूरज है नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करके ही रहूंगा। तो 1978 में भारत का भूषण जो है, भारत के भूषण जो हैं भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज नामक काव्य लिखते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार ले जाते हैं। उनको देखते देखते सुदामा सुदामा पांडे धूमिल जी, जो सुदामा पांडे धूमिल जी हैं, वो कहते ये देखो, भारत के भूषण आए 78 में और उतना वह सूरज दिखा करके पुरस्कार ले गए। मैं तो सुदामा पांडे हूँ, मैं सुदामा पांडे हूँ, मैं धूमिल नहीं हो सकता। मैं धूमिल नहीं हो सकता 79 साल में। मैं 79 साल का सुदामा पांडे हूँ, मैं धूमिल नहीं हो सकता। मैं 79 साल का सुदामा पांडे हूँ। मैं ऐसा हूँ, मुझे देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मैं धूमिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 79 साल का हूँ, तब भी मैं धूमिल नहीं हो सकता। इसलिए कल सुनना मुझे काव्य पर, मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए 79 में। तो कल सुनना मुझे काव्य पर सुदामा पांडे कहते हैं कि मैं जब भारत भूषण 78 में, भारत भूषण जब 78 में ले जा सकते हैं पुरस्कार, तो मैं तो 79 का हूँ। 79 का मैं सुदामा पांडे हूँ, इसीलिए मैं धूमिल अभी तक नहीं हुआ। इसलिए कल सुनना मुझे काव्य लिख करके मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तब तक देखते देखते कृष्णा आती है। कृष्णा कहती है, अरे अरे रुको रुको, मैं भी हूँ भाई, मैं भी 80 की यहीं पड़ी हूँ। 1980 की मैं कृष्णा शोभती, मैं भी जिंदगी नामा जिंदा रुख नामक उपन्यास लिख करके बैठी हूँ। तो 1980 की जो कृष्णा शोभती हैं, वो आती हैं, कहती हैं, मैं भी जिंदगी नामा जिंदा रुख नामक उपन्यास लिख कर बैठी हूँ। तो तुम बोलती हैं, सुदामा जी आप जो है 79 साल के हैं, और आप कल सुनना मुझे काव्य लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं तो 80 साल की हूँ कृष्णा शोभती। मैं 80 साल की कृष्णा शोभती हूँ, अर्थात कि मैं 1980 की इतनी कृष्णा शोभती हूँ, अर्थात मैं कृष्णा हूँ और शोभती, सबको सुंदर लगती हूँ, 80 साल की भी हूँ और सबको सुंदर भी लगती हूँ। मैं सबकी जिंदगी में जिंदा रुख पैदा करूंगी, मैं सबकी जिंदगी में जिंदा रुख पैदा करूंगी।
तो कृष्णा शोक्ति जो है कहती है मैं 80 साल की हूँ, इसलिए मैं जिंदगी नामा लिखूंगी, जिंदगी नामा लिखूंगी। और जिंदगी नामा उपन्यास लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करूंगी। तो 80 साल की जब कृष्णा शोक्ति दौड़े दौड़े आती हैं और वो जिंदगी नामा लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार लेकर के चली जाती हैं। तब तक 1981 में त्रिलोचन आते हैं, कहते हैं "ये देखो 80 में कृष्णा शोभती है, तो मैं तो त्रिलोचन हूँ, 81 साल का हूँ, लेकिन मेरे तीन तीन लोचन हैं। मैं 81 साल का हूँ, लेकिन मेरे तीन तीन लोचन है, मैं त्रिलोचन हूँ। मैं ताप के ताए हुए दिन काव्य लिखूंगा।" तो त्रिलोचन 81 साल में आते हैं और कहते हैं कि मैं तो ताप के ताए हुए दिन लिखूंगा, मैं ताप के ताए हुए दिन लिखूंगा, और 81 साल में मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार लेकर के ही रहूंगा। तो त्रिलोचन दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं मैं 81 साल का हूँ कृष्णा, तुम तो 80 की हो ना, मैं 81 साल का हूँ, और मैं ताप के ताए हुए दिन पर काव्य लिख करके उस पर मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार ले जाऊंगा, और ले जाते हैं वो। तब तक 82 के हरिशंकर परसाई, 82 साल के जो हैं वो कहते हैं कि मैं हरि और शंकर दोनों हूँ, मैं हरि और शंकर का प्रसाद खाई, मैंने हरिशंकर का प्रसाद खाई, मैंने हरिशंकर का प्रसाद खाई, अर्थात कि 82 साल में मैं हरि और शंकर दोनों का प्रसाद खा के आ रहा हूँ। 82 साल में हरिशंकर परसाई कहते हैं कि मैं हरि और शंकर का दोनों का प्रसाद खा के आ रहा हूँ 82 साल में, इसीलिए मैं विकलांग श्रद्धा का दौर लिखूंगा। विकलांग श्रद्धा का दौर का व्यंग लिख करके मैं पुरस्कार प्राप्त करूंगा। हरिशंकर परसाई कहते हैं देखो त्रिलोचन, त्रिलोचन भाई देखो, तुम 81 साल के हो तो भी तुम ताप के ताए हुए दिन लिख सकते हो, तो भाई मैं तो 82 का हूँ, मैं विकलांग श्रद्धा का दौर लिखूंगा और व्यंग करूंगा लोगों पर, और फिर पुरस्कार ले जाऊंगा। तो हरिशंकर परसाई को 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग पर जो है साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ ना। तो हरिशंकर परसाई जी को 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर नामक व्यंग निबंध पर जो है क्या प्राप्त हुआ, साहित्य अकादमी। वो भी आकर के 82 साल में जल्दी जल्दी जो है त्रिलोचन के बाद लेकर के चले जाते हैं पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तब तक जो है हमारे आ जाते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। जो सक्सेना जी हैं वो कहते हैं कि ये देखो सब लोग विकलांग श्रद्धा का दौर लिख रहे हैं 82 साल की, मैं तो 83 का सर्वेश्वर हूँ, सबका दयाल हूँ, मैं सब पर दयालु हूँ, इसीलिए मैं खूंटियों पर टंगे लोगों को दिखाऊंगा। मैं 83 साल का सब पर दयालु हो गया, मैं 83 साल का होकर भी सब पर दयालु हो गया हूँ, है ना। मैं 83 साल का होकर के भी सब पर दयालु हो गया हूँ, इसीलिए मैं खूंटियों पर टंगे हुए लोग लिखूंगा, ठंगे हुए लोग। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं सुनो हरिशंकर परसाई, अगर आप जो है विकलांग श्रद्धा का दौर लिख सकते हैं तो मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हूँ, मैं सब पर दयालु हो जाता हूँ 83 साल में, इसीलिए मैं खूंटियों पर टंगे लोग काव्य लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर लूंगा। तो 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने खूंटियों पर टंगे लोग काव्य लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। आगे देखते हैं। रघुवीर सहाय, 84 साल के रघुवीर सहाय हैं। कहते हैं मैं रघुवीर हूँ, मैं रघु का वीर हूँ, मैं रघुवीर सहाय हूँ, मैं रघु को सहाय हूँ, मैं इसीलिए मैं 84 साल का हो गया हूँ फिर भी मैं वीर हूँ, मैं रघुवीर हूँ, मैं 84 साल का रघुवीर हूँ, इसीलिए लोग भूल गए हैं मुझे, मैं 84 साल का रघुवीर हूँ, इसलिए लोग भूल गए हैं मुझे, मैं 84 साल का रघुवीर सहाय हूँ, इसीलिए लोग भूल गए हैं मुझे, मैं 84 साल का रघुवीर सहाय हूँ, इसीलिए लोग भूल गए हैं मुझे। काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। मैं 84 साल का रघुवीर हूँ, इसीलिए लोग भूल गए हैं, काव्य पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। क्योंकि 83 साल में जब सर्वेश्वर दयाल दयालु होकर के ले जा सकते हैं, तो मैं जो है 84 साल का हूँ और रघुवीर हूँ मैं, इसीलिए लोग भूल गए हैं, काव्य पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। तो 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं, काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
देखते देखते 1985 में निर्मल वर्मा आते हैं, कहते हैं मैं 85 साल का हूँ फिर भी मैं निर्मल हूँ। मैं 85 साल का हो गया हूँ फिर भी मैं अभी निर्मल हूँ। मैं 85 साल का हो गया हूँ मैं अभी निर्मल हूँ, इसीलिए कब्बे और काला पानी न कहानी संग्रह लिखूंगा। जो 85 साल के निर्मल वर्मा है वो कहते हैं मैं 85 साल का निर्मल वर्मा हूँ, मैं 85 साल का हो गया हूँ फिर भी अभी निर्मल हूँ, इसीलिए मैं कब्बे और काला पानी लिखूंगा। और इस पर मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करके ही रहूंगा। तो कब्बे और काला पानी नामक रचना लिखकर, कहानी संग्रह लिख करके निर्मल वर्मा ने 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। 1985 में निर्मल वर्मा ने कब्बे और काला पानी नामक संग्रह, कहानी संग्रह लिख करके साहित्य अकादमी प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि जब रघुवीर 84 के होकर के लोग उनको भूल जा रहे हैं, लोग भूल गए हैं, तो मैं तो निर्मल हूँ 85 साल का, मैं कब्बे और काला पानी लिखूंगा ताकि मुझे कोई भूल ना सके। तो 1985 में निर्मल वर्मा ने कब्बे और काला पानी नामक कहानी संग्रह लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया, अर्थात कि 1985 में। तब तक 86 में जो है केदारनाथ आते हैं, कहते हैं कि ये देखो निर्मल 85 के अपने आप को बना करके कब्बे और काला पानी पर ले गए साहित्य अकादमी, तो मैं तो 86 साल का हूँ और मैं केदार हूँ, केदार का नाथ हूँ, मैं केदार का नाथ हूँ, इसीलिए मैं अभी 86 साल का हूँ। मैं केदारनाथ हूँ, मैं केदारनाथ हूँ 86 साल का। सुनो, केदारनाथ जी कहते हैं सुनो भाई, मैं केदारनाथ हूँ 86 साल का, इसीलिए मैं अपूर्वा काव्य पर साहित्य अकादमी मुझे चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मुझे अपूर्वा नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए 86 में, मुझे दो। और 1986 में केदारनाथ अग्रवाल जी अपूर्वा नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 1986 में केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मैं अपूर्वा नामक काव्य लिखकर साहित्य अकादमी प्राप्त करूंगा। जब निर्मल निर्मल वर्मा 85 में कब्बे और काले पानी पर प्राप्त कर सकते, तो मैं तो 86 का ही हूं ना, वो भी मैं केदार का नाथ हूँ, इसीलिए मुझे अपूर्वा काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। तो 1986 में केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा काव्य पर जो है साहित्य अकादमी प्राप्त करते हैं। तब तक 87 में श्रीकांत जी आते हैं। मैं कहते हैं श्रीकांत जी, मैं 87 साल का श्रीकांत हूँ, श्री का कांत हूँ, लक्ष्मी का पति हूँ। मैं 87 साल का श्रीकांत हूँ, मैं मगध में रहता हूँ, तो मैं मगध में रहता हूँ, मैं श्रीकांत वर्मा हूँ, मैं मगध में रहता हूँ और 87 साल का मैं हूँ, इसीलिए मेरे काव्य पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। तो 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध मगध काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। श्रीकांत वर्मा कहते मैं तो श्री का कांत हूँ और 87 साल का हूँ, जब केदार को 86 में मिल सकता है तो मैं तो 87 का हूँ, मुझे मगध काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। तब तक 1988 में नरेश मेहता आते हैं। 1988 में नरेश मेहता आते हैं, कहते मैं अभी 88 साल का हूँ, मैं अभी 88 साल का हूँ और मैं नरेश मेहता हूँ, मैं अरण्या काव्य लिखूंगा। मैं 88 साल का हूँ, 87 जब मैं श्रीकांत को मिल गया तो मैं तो नरेश हूँ, नरेश मेहता हूँ, है ना, नरेश हूँ और मेहनत भी करता हूँ। मैं नरेश हूँ और 88 साल में भी मेहनत कर रहा हूँ। मैं 1988 में नरेश बनके भी मेहनत कर रहा हूँ अरण्या लिख करके काव्य। तो मैं नरेश मेहता अरण्या काव्य लिखता हूँ, मुझे 88 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दो। तो 1988 में नरेश मेहता को अरण्या काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 88 साल के नरेश मेहता मेहनत करते हैं, अरण्या काव्य लिखते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 1988 में नरेश मेहता अरण्या नामक काव्य लिखते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। तो नरेश मेहता कहते हैं कि मैं 88 साल का होकर के भी मेहनत करता हूँ, मैं मेहता हूँ, मैं नरेश मेहता हूँ 88 साल का
मैं अरण्या नामक काव्य लिख करके मैं 88 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करके ही जाऊंगा। तब तक देखते देखते 89 में केदारनाथ सिंह आते हैं। देखते देखते 89 में केदारनाथ सिंह आते हैं। तो केदारनाथ सिंह कहते हैं कि मैं तो केदारनाथ सिंह हूँ, मैं केदारनाथ सिंह हूँ, मैं 89 साल का हूँ, मैं अकाल में सारस नामक काव्य लिखूंगा। मैं 1989 में केदारनाथ सिंह कहते हैं कि मैं अकाल में सारस नामक काव्य लिखूंगा। मैं 89 साल का हूँ, मैं 89 साल का केदारनाथ सिंह हूँ, मैं अकाल में सारस लिख कर के साहित्य अकादमी पुरस्कार ले जाऊंगा। जब नरेश 88 में मेहनत कर सकते हैं तो मैं तो केदारनाथ सिंह हूँ। मैं 89 साल का हूँ, मैं 89 साल का हूँ, मैं 89 साल का हूँ, मैं अकाल में सारस नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लेकर के ही रहूंगा। तो 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तब तक 90 में आते हैं शिव प्रसाद सिंह। कहते हैं मैं शिव प्रसाद हूँ, मैं शिव का प्रसाद हूँ, मैं 90 साल का हो गया हूँ, मैं शिव का प्रसाद हूँ, इसलिए नीला चांद उपन्यास लिखूंगा। मैं 90 साल का शिव प्रसाद नीला चांद लिख करके, नीला चांद उपन्यास लिख करके मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार लूंगा। तो शिव प्रसाद सिंह जो है वो आते हैं, जब देखते हैं कि केदार को 89 में अकाल में सारस काव्य पर जो है साहित्य अकादमी मिल गया, तब तक 90 में शिव प्रसाद सिंह देख रहे थे, कहे कि अरे सबको तो मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि देखो मैं 90 साल का हो गया हूँ। नहीं, केदारनाथ सिंह तो कहते हैं मैं 89 साल का हूँ। तभी शिव प्रसाद सिंह आते, कहते मैं शिव का प्रसाद हूँ, मैं शिव का प्रसाद भी हूँ और सिंह भी हूँ। तो मैं 90 साल का हूँ, इसलिए मैं नीला चांद लिखूंगा और नीला चांद नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी 90 में लेके रहूंगा। तो शिव प्रसाद सिंह जो है, शिव प्रसाद सिंह जी 1990 में नीला चांद उपन्यास लिखकर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तब तक 91 में आते हैं गिरिजा कुमार माथुर, है ना। गिरिजा कुमार माथुर आते हैं, मैं वक्त के हूँ सामने। कहते हैं मैं 91 साल का हो गया हूँ, अर्थात कि 1991। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर आते हैं, कहते हैं मैं गिरिजा हूँ, मैं गिरिजा हूँ, मैं गिरिजा कुमार माथुर हूँ, मैं वक्त के हूँ सामने, मैं काव्य पर साहित्य अकादमी मुझे चाहिए। तो 91 साल का मैं हो गया हूँ, जब शिव प्रसाद को 90 में मिल सकता है तो मैं तो गिरजा हूँ, गिरजा का कुमार हूँ और मथुरा में रहने वाला हूँ, इसलिए मैं वक्त के हूँ सामने। मैं गिरजा का कुमार हूँ और मथुरा में रहता हूँ, मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर मुझे 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। तो 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मैं वक्त के हूँ सामने 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तब तक 1992 में गिरिराज किशोर आते हैं। 1992 में गिरिराज किशोर जी आते हैं, कहते हैं जब गिरिजा को 91 में मिल सकता है तो मैं भी तो गिरिराज हूँ, पर्वत का राजा हूँ, मैं भी गिरिराज हूँ और मैं अभी किशोर भी हूँ। मैं 92 साल का हो गया हूँ लेकिन मैं किशोर हूँ और 2.5 घर लिख करके मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार लूंगा। तो 2.5 घर उपन्यास लिख करके मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार लूंगा। तो 1992 में गिरिराज किशोर को 2.5 घर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1992 में गिरिराज किशोर को 2.5 घर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ।
1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तब तक 93 में आते हैं विष्णु प्रभाकर। 93 साल के विष्णु जी हैं, कहते हैं मैं विष्णु हूँ, मैं 93 साल का विष्णु प्रभाकर हूँ। मैं 93 साल का विष्णु प्रभाकर हूँ, मैं अर्धनारीश्वर उपन्यास लिखकर साहित्य अकादमी ले जाऊंगा। तो 93 में मैं विष्णु हूँ, है ना, मैं विष्णु हूँ, मैं 93 साल का विष्णु हूँ, मैं इसीलिए अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास लिख करके मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तो 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तब तक आ गए अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं मैं तो 94 साल का हूँ। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं मैं तो 94 साल का हूँ और मैं अशोक हूँ, मेरे अंदर कोई शोक नहीं है। मैं 94 साल का हो गया हूँ और मैं अभी शोक से मुक्त हूँ, मुझे मेरे अंदर शोक नहीं है। 94 साल में भी मैं अशोक हूँ और कहीं नहीं वही काव्य पर मैं मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। 94 साल में मैं अशोक हूँ, 94 साल का मैं अशोक हूँ, मुझे कहीं नहीं वही, मुझे और कहीं नहीं वही, मतलब मुझे और कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही काव्य पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। तो 1994 में अशोक वाजपेयी जी को कहीं नहीं वही काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1994 में अशोक वाजपेयी जी को कहीं नहीं वही काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1994 में अशोक वाजपेयी जी को कहीं नहीं वही काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1994 में अशोक वाजपेयी जी को कहीं नहीं वही काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तब तक 95 साल के आ जाते हैं कुंवर नारायण। कहते हैं मैं कुंवारा भी हूँ और नारायण भी हूँ 95 साल का। मैं कुंवारा भी हूँ और नारायण भी हूँ, कोई दूसरा नहीं है मेरे जैसा कुंवारा। तो कोई दूसरा नहीं है कुंवारा, कोई दूसरा कुंवारा नहीं है, मैं ही कुंवर नारायण हूँ, कोई दूसरा नहीं है, मैं ही कुंवर नारायण हूँ। 95 साल के कुंवर नारायण आते हैं और कहते हैं मैं, कोई दूसरा नहीं है, मैं ही कुंवर नारायण 95 साल का हूँ, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मुझे मेरे काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दो। भाई मेरे काव्य पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दो, कोई दूसरा नहीं है, मैं ही कुंवर नारायण हूँ, है ना। कोई दूसरा नहीं है। कुंवर नारायण जो है 1995 में कहते हैं कि मैं ही कुंवर नारायण हूँ, मतलब कुंवर नारायण जो है 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे देखते हैं हम आगे है 1996। 1996 में 1996 में सुरेंद्र वर्मा जी आते हैं, कहते हैं मैं सुरेंद्र हूँ, मैं सुंदर, मैं सुरों का इंद्र हूँ, मैं सुरों का इंद्र हूँ, मैं देवताओं का इंद्र हूँ, राजा हूँ। मैं सुरेंद्र हूँ, मैं सुरों का इंद्र हूँ, मैं सुरेंद्र हूँ, मैं देवताओं का राजा हूँ, मैं 96 साल का हूँ। सुरेंद्र वर्मा कहते हैं मैं 96 साल का हूँ, मुझे चांद चाहिए। मैं 96 साल का सुरेंद्र वर्मा हूँ, मुझे चांद चाहिए, उपन्यास लिखकर मुझे साहित्य अकादमी चाहिए। सुरेंद्र वर्मा कहते हैं मुझे 96 में मुझे चांद चाहिए। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुझे चांद चाहिए 96 में, मुझे चांद चाहिए 96 में सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उपन्यास नामक विधा क्या है, उपन्यास है। तो 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कंठस्थ हो जाएगा। आप मेरे वीडियो को एक बार देखिएगा जरूर दोस्तों। 1997 1997 में कहते हैं लीलाधर जगुड़ी कहते हैं मैं 97 साल का हो गया हूँ और मैं लीला करता हूँ। मैं लीलाधर जगुड़ी हूँ। मैं अनुभव के आकाश में लीला करता हूँ, लीला धारण करता हूँ। मैं लीलाधर जगुड़ी 97 साल का। मैं 97 साल का लीलाधर जगुड़ी अनुभव के आकाश में चांद देखता हूँ। मैं लीलाधर जगुड़ी जो है अनुभव के आकाश में चांद को देखता हूँ। मैं लीलाधर जगुड़ी 1997 में अनुभव के आकाश में चांद को देखता हूँ। मैं अनुभव के आकाश में चांद को देखता हूँ। और 1997 लीलाधर जगुड़ी कहते हैं मैं लीलाधर हूँ। मैं 97 साल का हूँ। मैं लीलाधर हूँ। मैं अनुभव के आकाश में चांद देखता हूँ। मैं लीलाधर जगुड़ी हूँ इसीलिए मैं अनुभव के आकाश में चांद देखता हूँ। 1997 में मैं जो लीलाधर जगुड़ी है कहते हैं इसीलिए मैं 1997 में अनुभव के आकाश में चांद नामक काव्य पर साहित्य अकादमी प्राप्त करूंगा। तो मुझे चाहिए तो 97 में लीलाधर जगुड़ी को 1997 में लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1997 में लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1997 में लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1997 में लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1998 में आ जाते हैं अरुण कमल। 1998 में आते हैं अरुण कमल। अरुण कमल कहते हैं कि मैं तो अरुण अरुण हूँ और कमल हूँ। मैं अरुण हूँ। मैं 98 साल का अरुण हूँ। मैं नए इलाके में रहता हूँ। मैं 98 साल का अरुण कमल नए इलाके में रहता हूँ। मैं 98 साल का अरुण कमल नए इलाके में रहता हूँ। मैं 98 साल का अरुण कमल नए इलाके में रहता हूँ। मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए यही बात मैं कहता हूँ। मैं 98 साल का अरुण कमल नए इलाके में रहता हूँ। मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए यही बात मैं कहता हूँ। मैं 1998 साल का अरुण कमल नए इलाके में रहता हूँ। मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए यही बात मैं कहता हूँ। तो 98 साल के जो अरुण कमल हैं कहते हैं कि जब 57 में लीलाधर लीला दिखा करके अनुभव के आकाश में चांद पर साहित्य अकादमी ले जा सकते हैं। मैं तो अरुण का कमल हूँ। 98 साल का मैं अरुण का कमल हूँ इसीलिए मुझे नए इलाके में नामक काव्य में मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। तो 1998 में 1958 में 98 में अरुण कमल को नए इलाके में काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1998 में नए इलाके में अरुण कमल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कविता को देखते देखते 99 में विनोद कुमार शुक्ल आते हैं। कहते अरे मैं तो 99 का हूँ। मैं विनोदी व्यक्ति हूँ। मैं विनोद कुमार शुक्ल हूँ 99 का। मैं 99 का विनोद कुमार शुक्ल हूँ इसलिए मैं दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास लिखूंगा। मैं 99 साल का विनोद कुमार शुक्ल हूँ। मैं दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास लिखूंगा। और मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार 99 में ही चाहिए। तो 1999 में विनोद कहते हैं कि मैं विनोदी व्यक्ति हूँ। मैं कुमार हूँ। मैं विनोदी व्यक्ति हूँ। मुझे 99 में दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास मैंने लिखा और उस पर मुझे साहित्य अकादमी 99 में ही मिल गया। तो 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे हम देखते हैं 2000। मंगलेश। मंगलेश कहते हैं कि मैं मंगल का ईश हूँ इसीलिए डबल डबल करता हूँ। मैं मंगल का ईश हूँ इसीलिए डबल डबल कहता हूँ, मतलब मैं 2000 रुपए, मैं डबराल हूँ, अर्थात कि 2000, 2000, 2000 का लाल हूँ मैं, 2000 का लाल हूँ मैं, डबराल हूँ मैं, 2000 का लाल हूँ मैं, डबराल हूँ। हम जो देखते हैं कापी पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। हम जो देखते हैं मुझे साहित्य अकादमी चाहिए 2000 में। मंगलेश डबराल कहते हैं मैं डबराल हूँ, मैं मंगलेश हूँ, मैं मंगल का ईश हूँ, मैं मंगल का ईश हूँ, मैं मंगल का ईश हूँ इसीलिए मुझे 2000 में हम जो देखते हैं काव्य पर साहित्य अकादमी मुझे पुरस्कार दीजिए। तो 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य पर 2000 ईस्वी में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य पर 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तब तक जो है 2001 में अलका सरावगी आती हैं। 2001 में अलका सरावगी आती है, कहते हैं अरे सब लोग तो पुरस्कार प्राप्त कर लिए, मैं पीछे कैसे रह जाऊं। मैं भी कली कथा बाया बाई पास उपन्यास लिखकर मुझे भी चाहिए एक में, 2001 में। तो 2001 में अलका कहती है मैं अलका हूँ, मैं सरावगी हूँ, है ना। मैं अलका हूँ, मैं अलका सरावगी हूँ एक में। मैं 2001 की अलका सरावगी हूँ, मैं 2001 की अलका सरावगी हूँ इसीलिए मैं कली कथा बाया बाई पास उपन्यास लिख रही हूँ, मुझे इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए एक में ही। तो 2001 में अलका सरावगी को कली कथा बाया बाई पास उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2001 में अलका सरावगी को कली कथा बाया बाई पास उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2001 में अलका सरावगी को कली कथा बाया बाई पास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2001 में अलका सरावगी को कली कथा बाया बाई पास उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अलका सरावगी कहती है मैं 2001 में कली कथा बाया बाई पास गई थी। अलका सरावगी कहती है मैं 2001 में अलका सरावगी कहती है मैं 2001 में कली कथा बाया बाई पास गई थी। तब तक 2002 में राजेश जोशी जी कहते हैं कि मैं राजेश हूँ इसलिए मैं जोश में आ गया हूँ, मुझे भी 2002 में दो पंक्तियों के बीच काव्य पर साहित्य अकादमी चाहिए। 2 से 2002 याद रखिएगा, दो पंक्तियों के बीच अर्थात 2002 में राजेश जोशी जी दो पंक्तियों के बीच लिखते हैं। 2002 में राजेश जोशी जी दो पंक्तियों के बीच काव्य लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 2002 में राजेश जोशी जी दो पंक्तियों के बीच काव्य लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 2002 में राजेश जोशी जी दो पंक्तियों के बीच काव्य लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। राजेश जोशी जी कहते हैं मैं राजेश हूँ, मैं राजाओं का ईश हूँ, है ना, मैं राजा का ईश हूँ इसीलिए मैं दो पंक्तियों के बीच नामक काव्य लिख रहा हूँ और मुझे इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। तो 2002 में राजेश जोशी जी को दो पंक्तियों के बीच काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2002 में राजेश जोशी जी को दो पंक्तियों के बीच काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तब तक 2003 में कमलेश्वर आते हैं, कहते हैं मैं तो कमल का ईश्वर हूँ, मैं तो कमल का ईश्वर हूँ इसलिए 2003 में मुझे कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी दो। 2003 में दौड़े दौड़े कमलेश्वर आते हैं, कहते हैं मैं कमलेश्वर हूँ, मैं कमलेश्वर हूँ 2003 का, और मैंने कितने पाकिस्तान उपन्यास लिखा है इसलिए मुझे भी साहित्य अकादमी 2003 में दो। तो 2003 में कमलेश्वर आते हैं और कहते हैं कितने पाकिस्तान लिखा है मैंने उपन्यास इसलिए मुझे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में दो। तो 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तब तक 4 में बीरेन डंगवाल आ जाते हैं। 2004 में
2004 में बीरेन डंगवाल आ जाते हैं। बीरेन डंगवाल कहते हैं कि देखो, कमलेश्वर 3 में आके बीन बजा ले गए, मैं 4 में हूँ, मुझे भी कार चाहिए। तो बीरेन डंगवाल कहते हैं कि मैं बीरेन हूँ और डंगवाल में डंके की चोट पे कहता हूँ कि दुष्चक्र में सष्टा। दुष्चक्र में सष्टा काव्य मैंने लिखा है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं बीरेन हूँ, मैं बीरेन हूँ, मैं बीरेन हूँ। तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मुझे 2004 में में सृष्टा नामक काव्य पर मुझे क्या चाहिए? साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। तो 2004 में बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में दृष्टा सृष्टा, देखिएगा यहाँ पे बीरेन डंगवाल है, तो यहाँ देखिए डंगवाल से दुष्चक्र में सृष्टा, डंगवाल से दुष्चक्र में सृष्टा नामक काव्य पर बीरेन डंगवाल को 4 में, है ना, बीरेन डंगवाल को 4 में दुष्चक्र में सृष्टा नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2004 में बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2004 में बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2004 में बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तब तक 2005 में मनोहर श्याम जोशी आते हैं, कहते हैं अरे मैं तो मनोहर हूँ, मैं मनोहर का श्याम हूँ, मैं मनोहर का श्याम हूँ, इसीलिए मैं जोश में हूँ। मैं 2005 में आया हूँ और मैं क्या लिखा हूँ, क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है। तो मनोहर श्याम जोशी कहते हैं कि मैं 2005 में आया हूँ, मैं मनोहर का श्याम हूँ, इसीलिए जोश में हूँ और क्या क्या उपन्यास लिखा हूँ, और इस पर मुझे साहित्य अकादमी 5 में दे दीजिए। तो 2005 में मनोहर श्याम जोशी ने क्या उपन्यास लिखा और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्या उपन्यास पर क्या उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्या उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्या उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्या उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तब तक 6 में ज्ञानेंद्र पति आते हैं, कहते हैं कि 6 इंद्रियों को मैं जागृत करता हूँ, ज्ञानेंद्र पति हूँ, मैं 6 इंद्रियों को जागृत करके ज्ञान देता हूँ, इसीलिए संशय आत्मा मत रहो, संशय में आत्मा मत रखो, संशय में आत्मा मत रखो, क्योंकि मैं ज्ञान का पति हूँ, मैं ज्ञान का पति हूँ, ज्ञानेंद्र पति हूँ, मैं ज्ञान का पति हूँ, मैं 2006 में आया हूँ, मैं संशय आत्मा काव्य लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तो 2006 में ज्ञानेंद्र पति ने संशय आत्मा नामक काव्य लिखा, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तब तक 2007 में अमरकांत कहते हैं कि देखो मैं तो अमर हो गया, मैं अमर का कांत हूँ, 7 में मैं अमर का कांत हूँ, मैं 2007 में आया हूँ, मैं 2007 में अमरकांत हूँ, मैं 2007 में अमरकांत हूँ, इसीलिए मैं इन्हीं हथियारों से उपन्यास लिखता हूँ। 2007 में अमरकांत आते हैं, कहते हैं जब ज्ञानेंद्र को 6 में मिल सकता है तो मैं तो 7 में अमरकांत हूँ। तो 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तब तक 8 में आते हैं गोविंद मिश्र कहते हैं मैं तो 2008 में आया हूँ, मैं गोविंद हूँ, है ना, मैं गोविंद मिश्र हूँ, मैं 2008 में आया हूँ और मैं कोहरे में कैद रंग उपन्यास लिख करके मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। तो 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गोविंद कहते हैं कि मैं तो कोहरे में कैद रंग हूँ, क्योंकि मैं गोविंद हूँ,
मैं गोविंद हूँ इसलिए मैं कोहरे में कैद रंग हूँ, मैं गोविंद हूँ इसलिए कोहरे में कैद रंग हूँ। 2008 में आया हूँ मैं। गोविंद कहते हैं कि अमरकांत 7 में आए, मैं गोविंद 8 में आया हूँ। तो मैं गोविंद 2008 में आया हूँ। गोविंद मिश्र हूँ। कोहरे में कैद रंग उपन्यास मैंने लिखा है, मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए 8 में। तो गोविंद मिश्र को 2008 में कोहरे में कैद रंग उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2009 में कैलाश वाजपेयी आते हैं। कहते हैं मैं तो कैलाशी व्यक्ति हूँ और नव का हूँ। मैं कैलाशी व्यक्ति हूँ, मैं नव का हूँ। 2009 में आया हूँ इसलिए मैं हवा में हस्ताक्षर करूंगा। तो कैलाश वाजपेयी जी कहते हैं कि मैं 2009 में हूँ, है ना। मैं वाजपेयी हूँ, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं बीजेपी का आदमी हूँ इसलिए हवा में हस्ताक्षर करके चला जाऊंगा। तो 2009 में कैलाश वाजपेयी आते हैं। 2009 में कैलाश वाजपेयी आते हैं और कहते हैं मैं हवा में हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं हवा में हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं कैलाश वाजपेयी मैं हवा में हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मुझे 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दो। 2009 में कैलाश वाजपेयी जी को हवा में हस्ताक्षर नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2009 में कैलाश वाजपेयी जी को हवा में हस्ताक्षर नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2009 में कैलाश वाजपेयी जी को हवा में हस्ताक्षर नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2009 में कैलाश वाजपेयी जी को हवा में हस्ताक्षर नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2010 में कहते हैं कि मैं उदय प्रकाश हूँ, मेरा उदय हुआ 2010 में, इसीलिए मैं मोहनदास। मैं उदय प्रकाश हूँ इसीलिए मोहनदास हूँ। 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 तो ये ध्यान रखिएगा कि देखिए दास, द से 10 आ हटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 2010, 2010, 2010 उदय प्रकाश की रचना मोहनदास। कहानी है ये, क्या है, विधा क्या है, कहानी। तो उदय प्रकाश कहते हैं मेरा उदय 2010 में हुआ है, मैं मोहनदास हूँ। मेरा उदय, उदय जो है मेरे उदय का प्रकाश जो है 10 में हुआ है, अर्थात कि 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। दास से 10, 10 किसने, कितने साल में, 2010 में। तो 2010 में मोहनदास रचना पर जो है उदय प्रकाश को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास रचना कहानी पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखिएगा कैसे, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ आप 10, आपको दास दिख रहा है ना, दास को आप 10 समझिए, मोहन 10। तो मोहन 10 रुपए में, 10 से अर्थात कि 2010। तो 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी पर क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2010 उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 11 में जो है काशीनाथ कहते हैं कि मैं तो 11 बार काशी में गया था। मैं 11 बार काशी में गया, वहां देखा मैंने रेहन पर रघु है। मैं 2011 में काशी में गया। काशीनाथ सिंह कहते हैं मैं 2011 में काशी में गया और वहां मैं देखता हूँ कि रेहन पर रघु है। रघु, रेहन पर रघु कितने रुपए में रखा गया, तो 11 रुपए में। ठीक है। काशीनाथ सिंह कहते हैं कि मैं तो 11 रुपए में रेहन पर रघु को रखूंगा। मैं तो 11 रुपए में रेहन पर रघु को रखूंगा। काशीनाथ सिंह कहते हैं मैं 11 रुपए में रेहन पर रघु को रखूंगा। काशीनाथ सिंह कहते हैं मैं 11 रुपए में रेहन पर रघु को रखूंगा। तो 2011 में काशीनाथ सिंह द्वारा रेहन पर रघु उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखिएगा काशीनाथ सिंह ने 11 रुपए में रेहन पर रघु को रखा, है ना। तो 11 में रेहन पर रघु को रखा। तो ये उपन्यास जो है रेहन पर रघु इनका बहुत प्रसिद्ध है।
इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब देखिएगा 12 2012 में चंद्रकांत देवताले आते हैं, है ना। तो जो चंद्रकांत देवताले हैं वो कहते हैं मैं 12 बार पत्थर फेंक रहा हूँ, पत्थर फेंक रहा हूँ, है ना। चंद्रकांत देवताले कहते हैं कि मैं 2012 से ही चंद्रकांत देवताले कहते हैं मैं 2012 से ही पत्थर फेंक रहा हूँ। चंद्रकांत देवताले कहते हैं कि मेरा इतना उम्र बीत गया, मैं 2012 से ही पत्थर फेंक रहा हूँ। 2023 आ गया, मैं 2012 से ही पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। तो 2012 से ही चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहे हैं। 2012 से ही चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ कहते हैं। चंद्रकांत देवताले कहते हैं मैं 2012 से ही पत्थर फेंक रहा हूँ। चंद्रकांत देवताले कहते हैं मैं 2012 से ही पत्थर फेंक रहा हूँ। चंद्रकांत देवताले कहते हैं मैं 2012 से ही पत्थर फेंक रहा हूँ। चंद्रकांत देवताले कहते हैं मैं 2012 से ही पत्थर फेंक रहा हूँ नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। तो 2012 में चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 2012 में चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 2012 में चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 2012 में चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 2013 में 2013 में मृदुला को गर्भ हो गया, है ना। तो 2013 में जब मृदुला को गर्भ हुआ तो वो बोलती है कि मैं अपना मिलजुल मन, मेरा मन जो है सबसे मिलजुल गया। मृदुला का जो है, मृदुला को गर्भ हुआ 13 में, जब 13 साल की मृदुला हुई उन्हें गर्भ हो गया और उनका मन जो है मिलजुल मन हो गया, अर्थात कि वो मिलजुल मन, अपना मन जो है सबसे मिला जुला ली। तो 2013 में मृदुला जो है, मृदुला को गर्भ होता है और वो मिलजुल मन नामक उपन्यास लिखती हैं। 2013 में मृदुला को गर्भ होता है और मिलजुल मन, अर्थात वो सबसे मन को मिला लेती हैं। तो 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ मृदुला गर्ग से मृदुला को गर्व हुआ, उन्होंने अपने मन को मिलजुल मन कर लिया। 2013 में 13 साल की थी तभी उनका मन सबसे मिलने जुलने लगा, है ना। 14 में देखते हैं, 2014 में रमेश चंद्र शाह आते हैं, कहते हैं कि मैं तो 14 साल का रमेश चंद्र शाही व्यक्ति हूँ, मैं रमेश चंद्र शाह 14 साल का हूँ, इसीलिए मैं विनायक उपन्यास लिखूंगा। मैं 2014 में रमेश चंद्र शाह कहते हैं कि मैं शाही व्यक्ति हूँ, इसीलिए विनायक जो है कितने साल का है, तो 14 साल का है। तो कहते हैं कि रमेश चंद्र शाह कहते हैं कि मैं रमेश चंद्र शाह हूँ, इसीलिए मैं 2014 में विनायक उपन्यास लिखूंगा और उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तो 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2015 में रामदरस मिश्र आते हैं। 2015 में रामदरस मिश्र आते हैं तो कहते हैं कि मैं रामदरस मिश्र हूँ, इसीलिए आग की हंसी हंसूंगा, मैं राम का दर्शन करके आया हूँ, इसीलिए मैं 15 बार आग की हंसी हंसूंगा, है ना। तो मैं 15 बार आग की हंसी हंसूंगा। राम दरस कहते हैं मैं राम का दर्शन करके आया हूँ, इसीलिए आग की हंसी हंसूंगा। तो 2015 में रामदरस मिश्र आग की हंसी हंसते हैं। 2015 में रामदरस मिश्र आग की हंसी हंसते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 2015 में रामदरस मिश्र आग की हंसी हंसते हैं और हंसते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं, अर्थात कि 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ।
2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तब तक 2016 में नासिरा शर्मा आती हैं, कहती है मैं नासिरा, मेरे पास सिर नहीं है, मैं 16 बार पारिजात लगाती हूँ। नासिरा, मेरे पास सिर नहीं है, इसीलिए मैं 16 बार पारिजात लगाती हूँ। नासिरा, मेरे पास सिर नहीं है। नासिरा शर्मा कहती है मेरे पास सिर नहीं है, इसलिए मैं 16 बार पारिजात लगाती हूँ। अर्थात कि 2016 में नासिरा शर्मा के पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। 2016 में नासिरा शर्मा ने पारिजात उपन्यास लिखकर के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तब तक 17 में रमेश कुंतल मेघ जी आते हैं। 17 में रमेश कुंतल मेघ जी आते हैं। वो कहते हैं कि मैं 17 बार बरसा हूँ, मेघ हूँ, मैं 17 बार का मेघ हूँ, है ना। 17 कुंतल हूँ मैं, 17 कुंटल, ये ध्यान रखिएगा। रमेश कहते हैं कि मैं 17 कुंटल का मेघ हूँ। कितने कुंटल का मेघ हूँ, तो यहाँ कुंटल याद रखिएगा। कुंटल, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल होता है ना। तो रमेश कुंटल मेघ को याद रखिएगा कि रमेश कुंटल जो है वो कहते हैं मैं 17 कुंटल का मेघ हूँ, इसलिए विश्व मिथक सरित सागर बनाऊंगा। विश्व मिथक सरित सागर बनाऊंगा। मैं 17 कुंटल का मेघ हूँ, इसलिए विश्व मिथक सरित सागर बनाऊंगा। मैं 17 कुंटल का मेघ हूँ। रमेश कुंटल मेघ कहते हैं कि मैं रमेश कुंटल मेघ हूँ। रमेश कुंटल मेघ कहते हैं कि मैं 17 कुंटल का मेघ हूँ, इसीलिए विश्व मिथक सरित सागर बनाऊंगा और साहित्य पुरस्कार पाऊंगा। तो 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक समालोचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक समालोचना नामक पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक समालोचना नामक पुस्तक पर क्या दिया गया, तो दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो रमेश कुंतल मेघ को 2017 में विश्व मिथक सरित सागर नामक जो उनकी रचना है, वह उसकी विधा क्या है, तो साहित्यिक समालोचना विधा है। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 18 में चित्रा मुग्धल आती है, कहती मैं तो 18 बार चित्र बनाई। मैं चित्रा मुग्धल हूँ और मैंने 18 बार मुग्धल से चित्र बनाया। मैंने 18 बार मुग्धल से चित्र बनाया। और चित्र किसका बनाया, तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास लिखा। मैंने चित्रा मुग्धल कहती है मैंने 2018 में चित्र बनाया, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास लिखा। 203 नाला सुपारा उपन्यास लिखा। चित्रा मुग्धल कहती है मैं 18 बार मुग्धल से चित्र बनाती हूँ। मैं 18 बार मुग्धल से चित्र बनाती हूँ। तो 18 बार मुग्धल से चित्र कौन बनाता है, तो चित्रा मुग्धल। तो 2018 में चित्रा मुग्धल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2018 में चित्रा मुग्धल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2018 में चित्रा मुग्धल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2019 में नंद किशोर आचार्य, है ना, 19 साल के जो है नंद के किशोर हैं, 19 साल के जो है नंद के किशोर हैं। तो कहते हैं कि छीलते हुए अपने को, मैंने 19 बार छीलते हुए अपने को, 19 बार छीला है अपने को। नंद किशोर आचार्य क्या कहते हैं कि मैंने 19 बार अपने को छीला है। तो छीलते हुए अपने को अर्थात कि 19 बार अपने को छीला है। नंद किशोर आचार्य कहते हैं छीलते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य छीलते हुए 19 बार कहते हैं कि मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दो 2019 में, मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दो 2019 में। तो 2019 में नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
2019 में नंद किशोर आचार्य को खिलते हुए अपने को कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2019 में नंद किशोर आचार्य को खिलते हुए अपने को कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2019 में नंद किशोर आचार्य को खिलते हुए अपने को कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2020 में अनामिका आती है। अनामिका कहती है कि मेरा अनामिका है ना। अनामिका कहती है कि मैं 20 बार टोकरी में दिगंत रखती हूँ। मैं 20 बार टोकरी में दिगंत रखती हूँ। मैं 20 बार टोकरी में दिगंत रखती हूँ। अनामिका कहती है कि मैं अनामिका हूँ, इसीलिए मैं 20 बार टोकरी में दिगंत रखती हूँ। मैं 20 बार टोकरी में दिगंत रखती हूँ। अनामिका कहती है मैं 20 बार टोकरी में दिगंत रखती हूँ। तो 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत कविता पर क्या मिला? टोकरी में दिगंत कविता पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा नामक कविता है टोकरी में दिगंत। तो 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत नामक थेरी गाथा नामक कविता पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2020 में टोकरी में दिगंत थेरी गाथा नामक कविता पर अनामिका जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2020 में अनामिका जी को टोकरी में दिगंत नामक कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत नामक कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब आगे देखते हैं दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा जो है वो कहते हैं मैं 2021 में इनको मिला था। दया प्रकाश सिन्हा जो है कहते हैं मेरे जो सम्राट अशोक हैं वो 21 साल के हैं। दया प्रकाश सिन्हा के जो सम्राट अशोक हैं वो 21 साल के हैं। दया प्रकाश सिन्हा के जो सम्राट अशोक हैं वो 21 साल के हैं। प्रकाश सिन्हा के जो सम्राट अशोक हैं वो 21 साल के हैं। दया प्रकाश सिन्हा के जो सम्राट अशोक हैं वो 21 साल के हैं। तो प्रकाश सिन्हा को 2021 में सम्राट अशोक नामक नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नामक नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नामक नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नामक नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2022 2022 2022 में बद्री नारायण कहते हैं मैं बदर बदर तुमड़ी के शब्द सुनता हूँ। मैं बदर बदर तुमड़ी के शब्द सुनता हूँ। मैं बदर बदर तुमड़ी के शब्द सुनता हूँ। मैं बदर बदर 22 बार मैं बदर बदर मैं 22 बार मैं बदर बदर मैं 22 बार तुमड़ी के शब्द सुनता हूँ। मैं 22 बार बदर बदर तुमड़ी के शब्द सुनता हूँ। तो बद्री नारायण जो है 22 बार तुमड़ी के शब्द सुनते हैं। कितनी बार? 22 बार। ध्यान रखिएगा आप लोग, बद्री नारायण जो है वो 22 बार तुमड़ी के शब्द सुनते हैं। तो बद्री नारायण जी को तुमड़ी के शब्द काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में का मिलेगा। अभी इनको मिला नहीं है, अभी बस इनका नॉमिनेशन हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2022 का पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द काव्य पर मिलेगा। तो 2022 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण जी को तुमड़ी के शब्द पर नामक काव्य पर मिलेगा। 2022 का 2022 का पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण जी को मिलेगा तुमड़ी के शब्द काव्य पर। तो 2022 में जो है बदर बदर बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द बोलते हैं। 2022 में बद्री नारायण बदर बदर तुमड़ी के शब्द बोलते हैं। 2022 में बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द बदर बदर बोलते हैं। देखिए बदर से है ना, 22 से बदरी 22 से बदरी 22 से बदरी 22 से बदरी 22 से बदरी। तो 2022 में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अभी ये मिला नहीं है, अभी नॉमिनेशन हुआ है, तो इसको अभी उनको मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2022 के लिए नॉमिनेट कौन हुआ है, तो बद्री नारायण जी हुए हैं। तुमड़ी के शब्द उनकी काव्य रचना है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी रचना है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तुमड़ी जो है कद्दू को बोलते हैं, है ना। जो कद्दू होता है, कद्दू का जो ऊपर का कवर होता है ना, उसको तुमड़ी बोलते हैं। जो एक सर्प जो है, सर्प उसी पर अपने एक धुन बजाते हैं,
तो सर्प जो सपेरे होते हैं, सर्प नहीं, जो सपेरे होते हैं ना, उसी तुमड़ी पर अपना एक ध्वनि निकालते हैं। तो तुमड़ी के शब्द, उसी ध्वनि को जो निकाला जाता है, उसी तुमड़ी के शब्द को लेकर के बद्री नारायण जी ने ये तुमड़ी के शब्द लिखा है। यहाँ पे हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है समाप्त होता है। आगे अभी और भी जो भी वितरण होंगे तो वो बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप अंत तक बने रहे होंगे तो आपको ये पूरी की पूरी रचना कंठस्थ हो गई होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने जिस विधि से आपको स्पष्ट कराया है वो विधि अत्यंत सहज थी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, आप सभी लोग मेरा इतने समय तक साथ देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों से मैं यही कहूंगी दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ट्रिकली वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए और अपने सभी मित्र बंधुओं को भी जोड़िए जो साहित्य के प्रेमी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। आप देखेंगे आपको पूरा साहित्य ट्रिकली कंठस्थ हो जाएगा, ये मेरा 100% विश्वास है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको पूरा साहित्य आपके मस्तिष्क में स्मरण हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों। जितने लोगों के पास जाएगा उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट अवश्य करिएगा कि आपको ये वीडियो लगा कैसा। आपको मेरा ये वीडियो लगा कैसा, इसके लिए आप लोग अपना अपना मत अवश्य दीजिएगा। इसके लिए मैं प्रतीक्षा करूंगी। अगले वीडियो में दोस्तों मैं पुनः मिलूंगी नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ, वो भी ट्रिकली वीडियो में। तो आप सभी लोगों को यही मैं धन्यवाद नमस्कार देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी।